हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन शेयर के बारे में। और आज की वीडियो एक बहुत अच्छी लर्निंग है आप सभी के लिए, बिकॉज यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मेनी टाइम्स कि कई बार क्या होता है, नंबर खराब आते हैं लेकिन स्टॉक प्राइस में एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है, नंबर बहुत अच्छे आते हैं लेकिन स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। समटाइम्स इट इज़ ड्यू टू द प्रॉफिट बुकिंग एंड accumulation, but sometimes it is because of the बुलिश एंड बियरिश कॉन कॉल। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे एंजल वन के बारे में। कंपनी के नंबर अगर आप लोगों को ध्यान हो, ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बेहद खराब नंबर आए थे। आप देखेंगे वाई ओ वाई बेसिस में लगभग 22% का डाउनफॉल था इनके रेवेन्यू में, और पैट भी लगभग 49% डाउन हो गए थे वाई ओ वाई बेसिस पर। रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा ड्रॉ डाउन पिछले 3 सालों में एंजल वन में कभी भी नहीं रहा। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट गैप डाउन ओपनिंग होती है एंजल वन में, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे कंटिन्यू ये स्टॉक हायर हाइज लगा रहा है। हालांकि जब नंबर खराब आते हैं तो ईपीएस डाउन होता है, और ईपीएस जब डाउन होता है तो पी रेशियो बढ़ जाता है, और उसी को कंपनसेट करने के लिए स्टॉक प्राइस में जनरली गिरावट आती है। लेकिन एंजल वन के नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे कि वहां पे स्टॉक प्राइस में एक्शन इतना बुलिश देखने को मिले। तो लेट्स सी कि कंपनी की कॉन कॉल कैसी रही है, क्या वहां पे मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में बातें की हैं। सबसे पहले तो कंपनी ने यहाँ पे जो मेजर थीम डिस्कस की है, वो कंपनी के नंबर पुअर आए हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट एंड रेगुलेटरी रिस्क। जैसा कि हमने काफ़ी पहले ही देखा था, एफएनओ में यहाँ पे सेबी के द्वारा कुछ रेगुलेशंस लगाए गए थे जिसकी वजह से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। एंड वहीं से एंजल वन के स्टॉक प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिली। नियरली 4000 के प्राइस से ये स्टॉक कंटिन्यू डाउनफॉल में रहा है। उसके बाद आईपीएल में जो है तो इन्होंने ऑक्शन में जो है तो बेट जीती थी, जहाँ पे इनके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाले थे। उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। अगेन जियोपॉलिटिकल एंड माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से बेयर मार्केट जो है देखने को मिला, और उसकी वजह से मार्केट में जो एक्टिविटी हो गई है, वॉल्यूम्स हो गए हैं, ये भी वन ऑफ द रीज़न रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइड अप हो गए, जिसकी वजह से एंजल वन के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। ये तो हो गए एक्सटर्नल फैक्टर, जिसका इम्पैक्ट आपको न सिर्फ एंजल वन बल्कि सीडीएसएल, बीएसई, ठीक है, और भी मोतीलाल ओसवाल हो गए, इनमें भी ये सेम फैक्टर जो है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनल फैक्टर भी थे जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उन इंटरनल फैक्टर में से एक फैक्टर है कंपनी का टेक्नोलॉजी में हैवी इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस बढ़ना बिकॉज ऑफ द सम वेरिएबल पे, और उसके अलावा क्योंकि नए वर्टिकल्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, एएमसी हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन के वर्टिकल्स हो गए, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉय एक्सपेंस कंपनी का बढ़ा है। इसके अलावा नेट बर्न अगर देखा जाए कुछ न्यू वर्टिकल्स में, तो वहाँ पे लगभग 62 से 63 करोड़ रुपीस के आसपास हुआ है। तो ये सारे कॉस्ट एंड एक्सपेंस भी एंजल वन को काफ़ी हैवीली इम्पैक्ट की, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन लगभग 40 से 45% के आसपास चला करता था, वो घट करके इस क्वार्टर में 32% पर आ गया है। एंड दिस इज ऑल्सो एट इट्स लोएस्ट लेवल। अब इसके अलावा कंपनी के कुछ ऑपरेशनल मेट्रिक्स के बारे में बात कर लें। लगभग 1.6 मिलियन क्वार्टर फोर में क्लाइंट्स जो हैं एक्वायर किए गए हैं, जिसमें से 88% जो है वो टीयर 2 प्लस सिटीज से हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट में टोटल शेयर देखा जाए तो 16.1% है, जो कि बढ़ा है इनका मार्केट शेयर। और इंक्रीमेंटल बेसिस पर भी देखेंगे 21% है, विच इज ऑल्सो हैज़ राइजन अप। लेकिन अगर यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट शेयर की बात करें तो ये तो देख टोटल डीमैट अकाउंट में शेयर हो गए। कई सारे डीमैट अकाउंट फिर क्या होते हैं, डोरमेंट भी होते हैं, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ऐसे मार्केट शेयर लेने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एक्टिव क्लाइंट शेयर में कितना इनका पार्टिसिपेशन है, तो वो देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में ऑलमोस्ट सेम है। यानी मार्केट शेयर में कोई ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, स्टेडी हैं ये। इसके अलावा कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है, और पिछले 1 साल में यही हम देख रहे हैं। जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी लोन डिसबर्समेंट और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेगमेंट में भी उतर आई है।
तो एक तरीके से ये अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात किया जाए तो टोटल अब तक अगर हम बात करें FY25 में तो नियरली 7 बिलियन अनसिक्योर्ड लोन्स का डिसबर्समेंट किया गया है टोटल। अगर इनके पार्टनर्स ऑन बोर्ड की बात किया जाए तो पिछले क्वार्टर में 3 थे, और पिछले कॉन कॉल में बोला गया था कि जो है तो 2 और पार्टनर से बात चल रही है, यानी लगभग 5 हो जाएंगे। बट इस क्वार्टर में इन्होंने टोटल 6 कर लिए हैं, यानी कि 2 नए बैंक और एक फिनटेक को क्वार्टर 4 में इन्होंने ऐड किया है। ऑल्दो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, बट कंपनी ने पिछले कॉन कॉल में ही बताया था कि जो रिस्क होगा वो इन बैंक और फिनटेक का होगा, एंजल वन का नहीं होगा। एंजल वन एक तरीके से यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, कमीशन लेगा, दैट्स इट। बट ये लोन डिसबर्समेंट की एक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी पुअर रही है। पिछले क्वार्टर में लगभग 240 करोड़ के लोन डिसबर्स किए गए थे, जबकि इस क्वार्टर में देखा जाए तो 100 करोड़ के रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक तरीके से यहाँ पे डिक्लाइन रहा है। म्यूचुअल फंड चूंकि बहुत अच्छी एक्टिविटी इस समय जो है तो इक्विटी मार्केट में नहीं चल रही है, सिप स्टॉपेज अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, और एसआईपी भी जो है एंजल वन में भी बहुत स्ट्रांग देखने को नहीं मिली है। इट इज सॉफ्ट। नियरली 1.9 मिलियन की एसआईपी जो है इस बार क्वार्टर 4 में रही है। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, एयूएम ये नियरली 3,700 करोड़ का है। यहाँ पे YOY बेसिस पे लगभग 2 टाइम्स की ग्रोथ है। इसके अलावा इंश्योरेंस बिजनेस भी जो है इनका बढ़िया चल रहा है। 2 न्यू इंश्योरर्स जो है इस क्वार्टर में ऑनबोर्ड किए गए हैं। एएमसी की बात करें तो 3 नए प्रोडक्ट इस बार एएमसी में लॉन्च हुए हैं, जिसमें से 2 इक्विटी के हैं और एक डेट का है। डेट का एक फेमस ईटीएफ है जो कि हर किसी का है, जीरोधा का है, और निपॉन इंडिया का भी आप लोगों ने सुना होगा, लिक्विड 20 करके है। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। जीरोधा का 1 डे रेट का है। सिमिलरली एंजल वन ने भी एक डेट फंड ईटीएफ जो कि पैसिव इन्वेस्टमेंट है, 1 डे रेट वाला, इन्होंने भी शुरू किया है। तो यहाँ पे भी इनको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इनिशियल एम की बात करें, टोटल इस बिजनेस में लगभग 740 मिलियन रुपीस हैं, और लगभग 8,800 पिन कोड को इन्होंने एड्रेस किया है। बट द गुड पार्ट इज वेल्थ मैनेजमेंट पार्ट, क्योंकि ऑल द वेल्थ मैनेजमेंट एंड उसके अलावा अगर बात किया जाए इस कॉन कॉल में जो अच्छी बात रही है वो रही है क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 बिजनेस मेरे ख्याल से इस बार कॉन कॉल के मेजर मतलब गेम चेंजर रहे हैं, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बोला है कि ये जो सेगमेंट है ये लगभग 20% CAGR से पिछले 4 से 5 सालों में ग्रो किया है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीस इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। तो ये अगर इतना क्रॉस कर जाता है और एंजल वन इसमें से 1% का मार्केट शेयर भी ले लेता है, तो यहाँ से रेवेन्यू जो है अगले 4 से 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए एंजल वन यहाँ से रेवेन्यू अर्न कर सकता है। तो ये एक बिजनेस वर्टिकल है जो काफ़ी बड़ा अटेंशन सीकर है, एंड दैट इज़ वाई जो लोग ग्रो के यूज़र हैं वो देखेंगे कि ग्रो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। काफ़ी सारे उसके एड्स आते हैं कि आप जो है तो लोन ले लीजिए इस टाइप के। और उसके अलावा जो सेकंड बिजनेस है वो है वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए, एंजल वन का अगर आप देखेंगे ब्रोकिंग का बिजनेस कितना है, 60% का। अब इसमें से भले चाहे ये 60% का रेवेन्यू में ब्रेकअप है, लेकिन अगर कोई बोले कि Q1 FY26 में यहाँ से कितना रेवेन्यू आएगा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मार्केट, बुल मार्केट है या बियर मार्केट है। अगर कोविड जैसी स्थिति आ जाए तो शायद ही यहाँ से मतलब जो अभी देखा जाए इस क्वार्टर में 22% का डिक्लाइन आया है, कोविड जैसी स्थिति आ जाए तो शायद ये रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगले क्वार्टर में फिर से शायद 50% तक डाउन हो जाएगा। तो ये बिजनेस जो है मतलब कोई इसमें गारंटी नहीं है। बट जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है, ये मैं कई बार इस वीडियो मतलब अपने चैनल में वीडियो में कई बार जब भी नुवामा को डिस्कस किया हूँ, 361 को डिस्कस किया हूँ, आनंद राठी को डिस्कस किया हूँ, यहाँ पे वैल्यूएशन हाई क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट पर मेजरली फोकस होते हैं, और उसमें भी इनका जो मेजर चंक होता है वेल्थ मैनेजमेंट का वो होता है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू का। एंड द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द कॉन कॉल कि आपके इस वेल्थ मैनेजमेंट में
साइज़ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रांज़ैक्शनल रेवेन्यू कितना है और रिकरिंग रेवेन्यू कितना है? एंड एंजल वन रिप्लाइड कि 75% इसका जो रेवेन्यू है वो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है एंड ओनली 25% इज़ ट्रांज़ैक्शनल, व्हिच इज़ रियली गुड। तो कल को अगर ये बिज़नेस और एक्सपैंड हो जाता है, यहाँ पे ये एयूएम जो है, अगर कभी मान लीजिए 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के आस-पास भी जाता है और वहाँ से 75% का एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू आना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी अपने आप में। एंड अगर ये स्थिति कभी होती है तो एंजल वन भी आनंद राठी जैसा प्रीमियम या फिर 361 जैसा प्रीमियम कमांड कर सकता है। बट वही बात है कि 3,790 करोड़ से 1 लाख करोड़ की जर्नी बहुत आसान नहीं होगी। इट मे टेक 10 इयर्स और सम मोर, बट आई एम नो वन टू गेस कि मतलब कितना टाइम लगेगा। और मुझे मार्केट में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कि मैं बता सकूं इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, शायद किसी कॉन कॉल में ये सवाल पूछा जाए तो वो शायद अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई की बात करें तो क्लाइंट्स जो हैं लगभग 680 से ज़्यादा हैं। 9 सिटी में आ गए हैं, 57 इनके आरएम है। बहुत कम नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। और जर्नी इज़ अ लॉन्ग, मतलब काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि बाकी अगर पीयर्स की बातें करें तो उनके पास बहुत बड़े नंबर में आरएम्स हैं। नुवामा वेल्थ की बात करें तो नियरली 1500 के आसपास हैं। आनंद राठी की बात करें तो उनके पास तो मोर देन 10,000 आरएम्स हैं। मतलब ये उनके सामने ये नंबर बहुत छोटा है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें, ऑलरेडी बात हो चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे नंबर देखने का मतलब है नहीं। डिविडेंड 26 रुपये पर शेयर अप्रूव किया गया है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। FY25 पूरे साल के बेसिस पर देखा जाए तो पैट में सिर्फ 4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कई सेगमेंट में ब्रेक किया जा सकता है। डिपॉजिटरी 4% है, जहाँ पे 20% का डाउनफॉल है। डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट जो कि लोन का डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड यानी एएमसी, इन तीनों को मिला करके डिस्ट्रीब्यूशन का सेगमेंट रेवेन्यू का सिर्फ 3% होता है। और यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है 4.6% की। ब्रोकिंग, जहाँ पे एफएनओ वगैरह आते हैं तो उसमें जो है तो 22% का डाउनफॉल है। कैश एंड कमोडिटी, यहाँ पे ग्रोथ देखी गई है। कितनी ग्रोथ है कॉन कॉल में उसके बारे में डिटेल में बात नहीं की गई है, लेकिन इनका शेयर जो है रेवेन्यू में बढ़ा है। एक और पॉइंट ध्यान आया, मिस कर गया था आप लोगों के साथ शेयर करना, कॉस्ट एंड एक्सपेंस। यहाँ पे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम भी 5% से डाउन हुआ है। एंड इसके डाउन होने का वन ऑफ द रीज़न है कि जो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए MTF, मार्जिन ट्रेडिंग के लिए जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके इंटरेस्ट रेट में इन्होंने कटौती की है। क्योंकि एफएनओ के वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ड्राइड अप हो गए थे, उसके लिए कंपनी ने उसको कंपनसेट करने के लिए जो है तो ब्रोकिंग चार्जेस बढ़ाए थे। और उसके वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए इन्होंने मार्जिन ट्रेडिंग फंड में जो है इंटरेस्ट रेट को कम किया था, जिसकी वजह से नेट इंटरेस्ट इनकम भी कंपनी की कम हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कंपनी के कॉस्ट एंड एक्सपेंस जो हैं वो बढ़े। तो बात कर लेते हैं गाइडेंस की। तो कंपनी ने यहाँ पे FY26 के गाइडेंस को मेजरली Q4 FY26 के गाइडेंस से जो है तो एक तरीके से उसी के फॉर्म में यहाँ पे गाइडेंस देने की कोशिश की है। और जो नॉर्मलसी की बात है कि इनका चूँकि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है इनके रेवेन्यू में आई है, इनके वॉल्यूम में आई है, इनके प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी में आई है, बिकॉज ऑफ द सेबी ने जो रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो चेंज की है एफएनओ को लेकर के, बेयर मार्केट को लेकर के, तो उस पर सवाल आया कि ये इस पर हम नॉर्मलसी जो है वो कब देख सकते हैं। तो उस पर मैनेजमेंट का कहना था कि Q4 FY26 आने तक ये जो डिप आया है इनके ईपीएस में वो नॉर्मल लेवल पे आ सकता है। और जो लॉन्ग टर्म एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस इन्होंने 45 से 50% का दिया है, वो अब इस बार FY26 के एंड होते होते तक 40 से 45% का दिया है। बट स्टिल मैनेजमेंट अभी भी बोल रहा है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म का एबिटा मार्जिन का टारगेट है वो 45 से 50% का है और इसे हम अचीव करेंगे। ओवरऑल इनकी कॉन कॉल जो है काफ़ी बुलिश थी। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टॉक, ये मेरे पोर्टफोलियो में था और जब मैंने एग्जिट लिया तो आई गेस कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था। रिजल्ट वाले दिन ही मैंने इस स्टॉक में से एग्जिट लिया था। और एग्जिट लेने के बाद स्टॉक कभी भाग भी जाते हैं, कभी गिर भी जाते हैं।
एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। हाँ, लिट थोड़ा बहुत रिग्रेट तो रहता है, ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे को कोई रिग्रेट ही नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है कि ये तो यार शेयर चल पड़ा। तो एनीवेज़ बट अभी भी मुझे लगता है वैल्यूएशन जिस तरीके से है 20 का पी है फिलहाल 19-20 का। और चूँकि वेल्थ मैनेजमेंट का बिज़नेस अभी इतना मैच्योर है नहीं कि कंपनी को हम बोल सकें कि कंप्लीटली वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी है। हार्डली 3% का रेवेन्यू आता है और बट हाँ, फ्यूचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है वेल्थ मैनेजमेंट का और इनके लोन वाले बिज़नेस का, जिस तरीके से कॉन कॉल में बातें हुई हैं। एंड आई स्टिल होप कि यहाँ से इससे ज़्यादा ऊपर यहाँ पे फ़िलहाल वैल्यूएशन नहीं जाना चाहिए, इतना ऊपर जाता नहीं है। बट हाँ, बिलो 2000 या 2000 के आसपास अगेन स्टॉक जो है अट्रैक्टिव हो जाता है और प्राइस एक्शन भी वही बताता है। बाकी डिविडेंड भी अच्छा है, नियरली 2% के अराउंड तो इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड इस कंपनी ने अनाउंस कर दिया है एंड इट विल बी स्टेडी और आने वाले टाइम में तो ये बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो अच्छा डिविडेंड है, कंपनी भी अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है और इस बार तो इनकी कॉन कॉल भी अच्छी है। बाय द वे, ये स्टॉक आप लोगों के पोर्टफोलियो में है या नहीं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और आपको कॉन कॉल कैसी लगी, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, देन डेफिनेटली यू आर वेलकम। आप चाहें तो अपने सजेशंस या फिर अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।